नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन सेवा के उद्घाटन में छात्रों से कथित रूप से आरएसएस का गणगीत गवाने पर दक्षिण रेलवे की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह कृत्य अत्यंत विरोधनीय और संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। विजयन ने आरोप लगाया कि सरकारी कार्यक्रम में आरएसएस का गीत गाना धर्मनिरपेक्ष चरित्र को कमजोर करता है और रेलवे जैसी राष्ट्रीय संस्था का राजनीतिक इस्तेमाल अस्वीकार्य है। उन्होंने जनता से इसका विरोध करने की अपील की। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी रेल मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा और इसे भारतीय रेलवे का दुरुपयोग बताया। राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने भी इस घटना का वीडियो साझा करते हुए रेलवे पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया। वहीं सरस्वती विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल, जिसके छात्रों ने यह गीत गाया था, ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि गीत देशभक्ति से प्रेरित था, न कि किसी संगठन से जुड़ा हुआ। स्कूल ने कहा कि गीत भारत माता की स्तुति और अनेकता में एकता का संदेश देता है। मणिपुर के कुकी समुदाय के नेताओं ने 6 और 7 नवंबर को गृह मंत्रालय के सलाहकार ए.के. मिश्रा से मुलाकात कर अपने समुदाय के लिए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की मांग दोहराई। ये नेता कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट के प्रतिनिधि थे, जो करीब 25 कुकी उग्रवादी समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं और पहले ऑपरेशन निलंबन समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। बैठक में कुकी नेताओं ने कहा कि 3 मई 2023 से शुरू हुई हिंसा के बाद अब राज्य प्रशासन के तहत सह अस्तित्व संभव नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐतिहासिक रूप से कुकीज़ो पहाड़ियां कभी भी मणिपुर दरबार के अधीन नहीं थी और ब्रिटिश काल में इन्हें बहिष्कृत क्षेत्र के रूप में सीधे ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट द्वारा शासित किया जाता था। कुकी नेताओं ने कहा कि उनका यूनियन टेरिटरी दर्जे की मांग अलगाव नहीं बल्कि ऐतिहासिक स्वायत्तता की बहाली है। वहीं बैठक के दौरान गृह मंत्रालय के सलाहकार मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी स्थिति को समझती है, लेकिन फिलहाल नए केंद्र शासित प्रदेश बनाने की नीति नहीं है। उन्होंने मणिपुर के सभी समुदायों के साथ संवाद पर जोर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेगा। ट्रंप ने यह फैसला इस दावे के आधार पर लिया कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों को अधिकतर विशेषज्ञों ने निराधार बताया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि यह शर्मनाक है कि G20 सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है, जहां अफ्रीका नर यानी डच, फ्रांसीसी और जर्मन प्रवासियों के वंशज समुदाय के लोगों की हत्या की जा रही है और उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ये मानवाधिकार उल्लंघन जारी रहेंगे, कोई भी अमेरिकी अधिकारी इस बैठक में शामिल नहीं होगा। बता दें कि G20 सम्मेलन इस महीने के अंत में जोहान्सबर्ग में होना है। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रालय ने इस फैसले को खेदजनक बताया और कहा कि देश में किसी तरह का जनसंहार नहीं हो रहा है। पंजाब के तरन तारण की एसएसपी डॉक्टर अवजोत कौर ग्रेवाल को उपचुनाव में दखलंदाजी देने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। अब अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को तरन तारण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पंजाब सरकार 3 अधिकारियों का एक पैनल भेजेगी, जिनमें से नए एसएसपी का चयन होगा। आपको बता दें कि तरन तारण विधानसभा उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को वोटिंग और 14 नवंबर को मतगणना होगी। यह सीट आम आदमी पार्टी के विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद खाली हुई थी। बताया जा रहा है कि शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पिछले महीने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि एसएसपी ग्रेवाल ने उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई ताकि उन्हें प्रचार करने से रोका जा सके। चुनाव आयोग ने शिकायत की जांच के बाद एसएसपी को निलंबित करने का आदेश दिया। ओडिशा सरकार ने पुरी में 29 जून को रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ की चूक के लिए 7 पुलिस अधिकारियों और एक निजी तकनीकी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी और 20 लोग घायल हुए थे। गृह विभाग ने डीजीपी को भेजे पत्र में कहा कि जांच में लापरवाही साबित होने पर अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विकास आयुक्त अनु गर्ग की जांच रिपोर्ट में पाया गया कि भीड़ प्रबंधन के प्रभारी 2 वरिष्ठ अधिकारी अजय कुमार पाधी और विष्णु प्रसाद पति घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं थे। रिपोर्ट में पुरी के एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र यानी ICCC में तकनीकी खामियां भी सामने आई, जहां 275 कैमरों में से केवल 123 ही काम कर रहे थे। जांच समिति ने तकनीकी फर्म को ब्लैकलिस्ट करने और एक अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पुरी के तत्कालीन जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया था।
आरजेडी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने बिहार में ईवीएम स्ट्रांग रूम में बिजली आपूर्ति बाधित होने की खबरों पर चिंता जताते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि बिजली कटने की घटनाओं से इन केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठते हैं। झा ने चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी, रियल टाइम मॉनिटरिंग और फुटेज की सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा व्यवस्था आयोग की तय मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी के अनुसार होनी चाहिए। मनोज झा ने अपने पत्र में लिखा कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और जनता का विश्वास पूरी तरह ईवीएम की सुरक्षा पर निर्भर करता है और किसी भी लापरवाही से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जनता का भरोसा कमजोर हो सकता है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग 11 नवंबर को होनी है। बिहार के समस्तीपुर जिले के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में सड़क पर वीवीपैट पर्चियां बिक्री मिलने के मामले पर शनिवार को चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है। आयोग ने कहा कि ये असली नहीं बल्कि नकली पर्चियां थी जो मतदान से पहले ईवीएम की जांच के दौरान निकाली जाती हैं। आयोग ने समस्तीपुर के जिला मजिस्ट्रेट को मौके पर जाकर जांच करने का निर्देश दिया और लापरवाही के आरोप में संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही है। इससे पहले आरजेडी ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया था कि केएसआर कॉलेज के पास बड़ी संख्या में वीवीपैट पर्चियां सड़क पर फेंकी गई। पार्टी ने सवाल किया कि ये पर्चियां किसके इशारे पर फेंकी गई और चुनाव आयोग चुप क्यों है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की। समस्तीपुर के डीएम रोशन कुशवाहा ने बताया कि पर्चियां कब्जे में ले ली गई हैं और जांच के लिए 2 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की चुनावी रैलियों में कट्टे की सरकार वाला बयान देकर सियासी बहस छेड़ दी है। मोदी ने अपने भाषणों में तुकबंदी करते हुए कहा कि बिहार की जनता अब कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन वाली सरकार नहीं चाहती। हालांकि जब वे औरंगाबाद में यह भाषण दे रहे थे, उसी वक्त पटना में एक बैंक के पास कट्टे से फाइनेंस कंपनी के अधिकारी को गोली मारकर 10 लाख रुपए लूट लिए गए। हाल के महीनों में बिहार में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। गयाजी में भाजपा नेता के बेटे की हत्या, पटना के उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या और मोकामा में गोलीकांड जैसी वारदातों ने सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का कहना है कि डबल इंजन सरकार अपराध रोकने में नाकाम रही है। वहीं मोदी कट्टा संस्कृति को मुद्दा बनाकर आरजेडी पर हमला कर रहे हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि उनके शब्द खुद एनडीए सरकार की विफलता को उजागर कर रहे हैं। एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2015 से 2024 के बीच बिहार में अपराध 80% बढ़े हैं। फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने भाजपा नेता और उत्तराखंड के सोशल मीडिया प्रभारी प्रभात कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जुबैर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई सबूत साझा करते हुए दावा किया कि प्रभात कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में यानी 6 नवंबर को वोटिंग की, जबकि उनका वोटर आईडी उत्तराखंड के देहरादून में एक्टिव है। जुबैर ने कहा कि प्रभात कुमार का एपिक नंबर अभी भी देहरादून की मतदाता सूची में है, फिर भी उन्होंने बिहार में वोट डाला। उन्होंने सवाल उठाया कि एक व्यक्ति 2 राज्यों में कैसे वोटिंग कर सकता है और चुनाव आयोग से सफाई मांगी। यह मामला उस समय सामने आया है जब विपक्षी दल खासकर राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी और वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोप लगा रहे हैं। राहुल ने पहले ही चेतावनी दी थी कि भाजपा नेता एक व्यक्ति अनेक वोट की नीति पर चल रहे हैं। इससे पहले भाजपा के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा पर भी 2 जगह मतदान के आरोप लगे थे। हालांकि उन्होंने सफाई देकर आरोपों को झूठा बताया था। अब इस नए खुलासे के बाद भाजपा ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने कथित वोट चोरी का आरोप लगाया है। आरजेडी के एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें लिखा है कि वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। मध्य रात्रि पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है। चुनाव आयोग जवाब दे। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। वैशाली डीएम वर्षा सिंह, एसपी और अन्य अधिकारियों ने देर रात स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। मौके पर आरजेडी प्रत्याशी और अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी पहुंचे। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक मामले की जांच के बाद डीएम वर्षा सिंह ने कहा कि शुरुआती जांच में लापरवाही सामने आई है।
संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। आगे से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। वहीं प्रशासन ने भी यह स्पष्ट किया कि ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा 3 लेयर की है और किसी भी तरह की छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। महाराष्ट्र के मुंडवा जमीन घोटाले के बीच राज्य से एक और नया जमीन घोटाला सामने आया है, जिसे लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मीरा भयंदर में लगभग 200 करोड़ रुपए मूल्य की 4 एकड़ जमीन केवल 3 करोड़ रुपए में खरीदी है, ताकि वहां एक शैक्षणिक संस्थान बनाया जा सके। वडेट्टीवार का कहना है कि जमीन की असली बाजार कीमत करीब 400 करोड़ रुपए है और यह मामला बिल्डरों और नेताओं से जुड़ी जमीन अनियमितताओं का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आप महाराष्ट्र को लूटते हैं और हमसे उम्मीद करते हैं कि हम चुप रहें। वहीं आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री प्रताप सरनाईक ने सभी दावों को खारिज किया और कहा कि उन्हें ऐसी किसी जमीन की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं खुद यह देखने गया कि यह जमीन कहाँ है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मैंने खरीदी है। उन्होंने कहा कि वह विजय वडेट्टीवार से सबूतों का इंतजार करेंगे और फिर जवाब देंगे। इस बीच राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सरकार तभी कार्रवाई करेगी जब औपचारिक शिकायत दर्ज की जाएगी, केवल मीडिया में बयान देने से नहीं। बावनकुले ने आगे कहा कि ये लोग शिकायत दर्ज करने से ज्यादा मीडिया के जरिए आरोप लगाने में समय लगाते हैं। अगर कोई शिकायत दर्ज की जाती है तो हम उसकी जांच का आदेश दे सकते हैं। हाल ही में हुए पुणे जमीन मामले को ही देख लीजिए। जब यह मुद्दा उठाया गया तो राज्य सरकार ने एक समिति बनाई और जांच शुरू की। संसद का शीतकालीन सत्र अगले महीने 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और यह 19 दिसंबर तक चलेगा। इसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम उम्मीद करते हैं कि यह सत्र रचनात्मक और सार्थक होगा, जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा और जनता की आकांक्षाएं पूरी होंगी। हालांकि विपक्ष ने इस सत्र को छोटा रखने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह सत्र असामान्य रूप से छोटा और देरी से बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि इसमें केवल 15 कार्य दिवस होंगे। रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार के पास न तो कोई ठोस एजेंडा है, न नए विधेयक और न ही किसी बहस की अनुमति देने की इच्छा। विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सीमित करने की कोशिश बताया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के एक स्कूल का वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें बच्चे अखबारों पर मिड डे मील खाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को देश के भविष्य को ऐसी हालत में लाने पर शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा कि मैं आज मध्य प्रदेश जा रहा हूं। जब से मैंने यह वीडियो देखा है मेरा दिल टूट गया है। ये वही मासूम बच्चे हैं जिन पर देश का भविष्य टिका है, लेकिन उन्हें इज्जत की थाली तक नहीं मिल रही। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 20 साल से अधिक समय से भाजपा सत्ता में है और उन्होंने बच्चों की थालियां तक छीन ली हैं। इनका विकास बस छलावा है। सरकार में आने का असली राज तो व्यवस्था है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।